राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 10वीं कहानी नागदत्त को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि नागदत्त और विष्णुगुप्त चाणक्य दोनों तक्षशिला को बचाने के लिए अपने अपने तरीके से उपाय सोचते हैं और अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य मगध की तरफ प्रस्थान करता है और नागदत्त जो है वो ईरानी देश की तरफ प्रस्थान करता है। लेकिन अफसोस, बिना कोई उपाय ढूंढे ही नागदत्त जो है अपनी प्रेमिका सोफिया, जिसे वो दास्ता से मुक्त करवाता है, के साथ तूफानी समुद्र में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है। यहाँ तक तो हमने चर्चा पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसकी 11वीं कहानी प्रभा की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसकी 11वीं कहानी है प्रभा, जिसका काल है 50 ईसा पूर्व। इसके बारे में भदन कौशलयायन जी का कहना था कि 11वीं कहानी प्रभा ने कहानी के रूप में अच्छी ख्याति पाई है। उस कहानी के पीछे अश्वघोष के बुद्ध चरित्र तथा सौंदरानंद 2 काव्य हैं। सभी संस्कृत नाटक हैं। विंटर निट्स का लिखा भारतीय साहित्य का इतिहास है और रीज डेविड्स का लिखा बौद्ध भारत है। उस कहानी का समय 50 ईसा पूर्व है। तो चलिए, ये तो थी भदन कौशलयायन जी की कही हुई बातें। लेकिन इस कहानी प्रभा को पढ़ने में मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट था। वो ये कि बड़े बड़े मंचों से मैंने बहुजन नेता को ये कहते हुए सुना है कि राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक वोल्गा से गंगा में खुद लिखा है कि पुष्यशुंग मित्र ही राम थे। और मुझे सच्चाई का पता लगाना था, क्या वाकई ही राहुल सांकृत्यायन ने ऐसा लिखा है? तो इस कहानी प्रभा में आपको इस बात के बारे में पता चलेगा कि क्या लिखा है और क्या नहीं, कौन सच है और कौन झूठ है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं कहानी प्रभा, जिसका काल है 50 ईस्वी। पहला दृश्य है साकेत विद इन ब्रैकेट अयोध्या कभी किसी राजा की प्रधान राजधानी नहीं बना। बुद्ध के समकालीन कौशल राज प्रसेनजीत का यहाँ एक राजमहल जरूर था, किंतु राजधानी थी श्रावस्ती विद इन ब्रैकेट सहेट महेट, वहां से 6 योजन दूर। प्रसेनजीत के दामाद अजात शत्रु ने कौशल की स्वतंत्रता का अपहरण किया। उसी वक्त श्रावस्ती का भी सौभाग्य लुट गया। सरयू तट पर बसा साकेत पहले भी नौ व्यापार का ही नहीं बल्कि पूर्व विद इन ब्रैकेट प्राची से उत्तर पथ विद इन ब्रैकेट पंजाब के सार्थ पथ पर बसा रहने से स्थल व्यापार का भी भारी केंद्र था। तो ये सारी बातें जो हैं हम इसकी 9वीं कहानी बंधुल मल्ल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसी का यहाँ पर एक छोटा सा ब्यौरा प्रस्तुत किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए कहानी से। यह पद उसे उस समय तक प्राप्त रहा। विष्णुगुप्त चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राज्य को पहले तक्षशिला तक, फिर यवन राज शैलाक्ष विद इन ब्रैकेट सेल्यूकस को पराजित कर हिंदू कुश पर्वतमाला विद इन ब्रैकेट, जो अब अफगानिस्तान में स्थित है, से बहुत पश्चिम हेरात और आमू दरिया तक फैलाया। आमू दरिया मतलब ऑनिक्स रिवर। और ये नदी जो है वो पामीर के पठार और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के बीच में से बहती हुई निकलती है और कई सारे देशों को टच करती है, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान। इन सब से होती हुई ये सीधा अरल सागर में जाकर गिर जाती है नदी। अरल सागर हालांकि अब सूख कर रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है, लेकिन जिस वक्त वो था ये नदी वहीं गिरती थी। चंद्रगुप्त और उसके मौर्य वंश के शासन में भी साकेत व्यापार केंद्र से ऊपर नहीं उठ सका। मतलब कितना ऊपर उठाना था, सबसे प्रमुख नगर था व्यापार का। मौर्य वंश ध्वंसक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने पहले पहल साकेत को राजधानी का पद प्रदान किया, किंतु शायद पाटलिपुत्र की प्रधानता को नष्ट करके नहीं। तो यहां पर सीधा चंद्रगुप्त मौर्य से पुष्यमित्र शुंग तक जंप कर गए हैं राहुल सांकृत्यायन, लेकिन कहीं भी आपको सम्राट अशोक का जिक्र नहीं मिलेगा, जिसे दुनिया ने द ग्रेट अशोका के नाम से जो जाने जाते हैं, महानतम शासकों के रूप में जाने जाते हैं, उनका जिक्र इस पुस्तिका में कहीं नहीं है। तो शायद इसी को कहते हैं जनेऊ लीला।
वाल्मीकि ने अयोध्या नाम का प्रचार किया जब उन्होंने अपनी रामायण को पुष्यमित्र या उसके शुंग वंश के शासन काल में लिखा। तो साकेत अयोध्या कैसे बना, ये यहां पर लिख रहे हैं कि वाल्मीकि ने ही उसको अयोध्या के रूप में प्रचारित किया। क्यों किया ये नहीं लिख रहे हैं और श्योरिटी के साथ भी नहीं लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। वाल्मीकि के बारे में यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये कब पैदा हुए और कब इनकी मृत्यु हुई इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए कहना बहुत डिफिकल्ट है कि ये पुष्यशुंग मित्र के समय में रहे होंगे या पुष्यशुंग मित्र के बाद जो उनके वंशज होंगे उस समय के थे। इसमें तो शक नहीं कि अश्वघोष ने वाल्मीकि के मधुर काव्य का रसास्वादन किया था। अश्वघोष इन्होंने बुद्ध चरितम लिखा था, इसी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर भी रहे कवि अश्वघोष। कोई ताज्जुब नहीं यदि वाल्मीकि शुंग वंश के आश्रित कवि रहे हों, जैसे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और शुंग वंश की राजधानी की महिमा को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने जातकों के दशरथ, नोट कीजिएगा, जातकों के दशरथ की राजधानी वाराणसी से बदलकर साकेत या अयोध्या कर दी। तो अब ये जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाली कथाएं हैं, जिसमें बुद्ध के प्रीवियस बर्थ को लेकर कथाएं लिखी गई हैं और ये ज्यादातर पशु केंद्रित कथाएं हैं। और राम के रूप में शुंग सम्राट पुष्यमित्र या अग्निमित्र की प्रशंसा की, वैसे ही जैसे कालिदास ने रघुवंश के रघु और कुमार संभव के कुमार के नाम से पिता पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमार गुप्त की। तो एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ हो कि वाल्मीकि ने राम का कैरेक्टर जो है वो पुष्यमित्र शुंग से प्रभावित होकर बनाया हो, या ये भी हो सकता है कि पुष्य शुंग मित्र के वंशज अग्निमित्र शुंग के प्रभाव में आकर उन्होंने राम का कैरेक्टर लिखा हो। राहुल सांकृत्यायन ये दावा नहीं ठोक रहे हैं कि राम ही पुष्य शुंग मित्र है, वे कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सेनापति पुष्यमित्र अपने स्वामी का वध कर सारे मौर्य साम्राज्य को नहीं ले सका, तो पुष्यशुंग मित्र ने जिसका राज्य हड़पा था वो अशोक के वंशज थे बृहद्रथ, जिनको धोखे से पुष्यशुंग मित्र ने मारा था। इन्हें धोखा आता था, सब वही इन्होंने किया और पूरा राज्य हथिया लिया। पंजाब सारा यवन राजा मीनांदर के हाथ में चला गया और एक बार तो उसने साकेत पर भी घेरा डाल दिया था, जैसा कि पुष्यमित्र के पुरोहित ब्राह्मण पतंजलि ने लिखा है। तो इसका लेखा जोखा इतिहास में है। इससे यह भी पता लगता है कि पुष्यमित्र के शासनकाल के आरंभिक दिनों में भी साकेत का खास महत्व था। यह भी कि पतंजलि और पुष्यमित्र के समय अयोध्या नहीं, साकेत ही इस नगर का नाम था। तो ये भी फिर से पता चलता है कि वाल्मीकि ने जो है बाद के कैरेक्टर से प्रभावित होकर, यानी कि अग्निमित्र शुंग के कैरेक्टर से हो सकता है प्रभावित होकर रामायण लिखी हो और राम को जो है दर्शाया हो प्रभाव में। तो पुष्यमित्र के कंटेम्परेरी नहीं रहे होंगे वाल्मीकि। पुष्यमित्र, पतंजलि और मीनांदर के समय से हम 200 साल और पीछे आते हैं। इस समय भी साकेत में बड़े बड़े श्रेष्ठी विद इन ब्रैकेट सेठ बसते थे। लक्ष्मी का निवास होने से सरस्वती की भी थोड़ी बहुत कद्र होना जरूरी था, और फिर धर्म तथा ब्राह्मणों का गुड़ चीटे की तरह आम मौजूद होना भी स्वाभाविक था। मतलब जहां कहीं भी लोग धार्मिक होते थे, ये ब्राह्मण जो हैं गुड़ में चीटे की तरह वहां जाकर चिपक जाया करते थे। तो ब्राह्मणों के लिए गुड़ चीटे शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। इन्हीं ब्राह्मणों में एक धन विद्या संपन्न कुल था, जिसके स्वामी का नाम काल ने भुला दिया, किंतु स्वामिनी का नाम उसके पुत्र ने अमर कर दिया। ब्राह्मणी का नाम था स्वर्णाक्षी, उसके नेत्र स्वर्ण जैसे पीले थे, मतलब उसके आंखों का रंग जो था वो सोने जैसा था, और पीली आंखों का होना दोष नहीं समझा जाता था, मतलब प्योर ब्लड लाइन थी, अभी रक्त मिश्रित नहीं है ऐसा माना जाता था। ब्राह्मणी स्वर्णाक्षी के पुत्र उसी के भांति स्वर्णाक्ष, उसी की भांति पिंगलकेश और उसी की भांति सुगौर था।
दूसरा दृश्य बसंत का समय था। आम की मंजरी चारों ओर अपनी सुगंधी फैला रही थी। वृक्ष पुराने पत्तों को छोड़ नए पत्तों का परिधान धारण किए हुए था। आज चैत्र शुक्ला नवमी तिथि थी। साकेत के नर नारी सरयू के तट पर जमा हो रहे थे तैराकी के लिए। तैराकी द्वारा ही साकेत वासी वसंतोत्सव मनाया करते थे। मतलब जैसे आज बसंत पंचमी होती है, उस समय वसंतोत्सव में तैराकी प्रतियोगिता हुआ करती थी। तैराकी में तरुण तरुणी दोनों भाग लेते थे और नंगे बदन एक घाट पर, मतलब कोई पर्देदारी नहीं थी, कोई शर्म सारी नहीं थी। लड़के और लड़कियां पूर्ण नग्न होकर एक दूसरे के साथ तैराकी में पार्टिसिपेट किया करते थे। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल मेंस की अलग होती है और फीमेल्स की अलग होती है, सब एक साथ करते थे। तरुणियों में कितनी ही कर्पूर श्वेत यवनियां विद इन ब्रैकेट यूनानी स्त्रियां थीं, जिनका सुंदर शरीर यवन चित्रकार निर्मित अनुपम मरमर मूर्ति जैसा था। मतलब यूनानी औरतें इतनी खूबसूरत होती थीं, उनके शरीर कपूर की तरह सफेद होते थे और वे संगमरमर की मूर्ति जैसी लगती थी, जिसके ऊपर उनके पिंगल या पांडुर केश बड़े सुंदर मालूम होते थे। कितनी ही नील या पीत केश धारिणी स्वर्णाक्षी ब्राह्मण कुमारियां थी, जो सौंदर्य में यवनियों से पीछे ना थी। तो यहाँ पर जो है वो मिश्रित खून के बारे में चर्चा हो रही है। ब्राह्मणों में जो है वो पीले आंखों के साथ साथ नीली आंखें भी होने लगी थी। जब कहानी की शुरुआत हमने करी थी इस पुस्तक में, तब हर एक की आंखों का, बालों का, दाढ़ी मूछों तक का रंग जो है वो पीला था, क्रीमिश व्हाइट, और आंखें सबकी पीली। लेकिन अब जो है वो मिश्रित होने लगी थी। कितनी ही घन कृष्ण केशी मतलब घने काले बालों वाली गोधूम वर्णा वैष्णव तरुणियां थी, जिनका चिरस्थायी मादक तारुण कम आकर्षक ना था। आज सरयू तट पर साकेत के कोने कोने की कौमार्य रूप राशि एकत्रित हुई थी। तरुणियों की भांति नाना कुलों के तरुण भी वस्त्रों को उतार नदी में कूदने के लिए तैयार थे। उनके व्यायाम पुष्ट परिमंडल, सुंदर शरीर कपूर से गोधूम तक के वर्ण वाले थे। मतलब एकदम कपूर जैसे सफेद से लेकर गेहूं रंग जितने थे। उनके केश, मुख, नाक पर खास खास कुलों की छाप थी। 100 बात की एक बात, मतलब उनके रंग, उनके चेहरे मोहरे को देखकर बता सकते थे कौन कौन किस किस घराने को ताल्लुक रखता है। आज के तैराकी के महोत्सव में बढ़कर अच्छा अवसर किसी तरुण तरुणी को सौंदर्य परखने का नहीं मिल सकता था। हर साल इस अवसर पर कितने ही स्वयंवर संपन्न होते थे। माँ बाप तरुणों को इसके लिए उत्साहित करते थे। उस वक्त का यह शिष्टाचार था। मतलब उस समय ये बात बड़ी आम थी। माता पिता जो है वो अपने बेटे और बेटी को प्रोत्साहित करते थे कि जाओ तैराकी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करो, तुम्हें अच्छा वर या वधु मिलने की संभावना वहां पर हो सकती है। नाव पर सरयू पार जा तैराकी तरुण तरुणियां जल में कूद पड़े। सरयू के नीले जल में कोई अपने सवर्ण, पांडु, रजत या रक्त दीप्त कच्छों को प्रदर्शित करते और कोई अपने नीले काले केशों को नील जल में एक करते दोनों भुजाओं से जल को फाड़ते आगे बढ़ रहे थे। उनके पास कितनी ही क्षुद्र नौकाएं चल रही थी, मतलब छोटी छोटी नौकाएं साथ साथ चल रही थी नजर रखने के लिए, जिनकी आरोही तरुण तरुणियों को प्रोत्साहन देते तथा थक जाने पर उठा लेते थे। जैसे आजकल के चीयर लीडर्स होते हैं, नौका में बैठे हुए लोग जो थे, नौका खेने वाले, वो एक चीयर लीडर की भूमिका भी निभा रहे थे। और जो लड़के लड़कियां थक जाया करते थे, ऐसा लगता था कि अभी और नहीं तैर सकते और डूबने की संभावना है, उनको उठाकर नाव में बिठा लिया करते थे। हजारों प्रतिस्पर्धियों में कुछ का हार स्वीकार करना संभव था। सभी तैराक शीघ्र आगे बढ़ने के लिए पूरी चेष्टा कर रहे थे। जब तट एक तिहाई दूर रह गया तो बहुत से तैराक शिथिल पड़ने लगे। उस वक्त पीछे से लपकते हुए केशों में एक पिंगल था और दूसरा पांडु श्वेत। तट के समीप आने के साथ ही उनकी गति और तीव्र हो रही थी। नाव पर चलने वाले सांस रोककर देखने लगे। उन्होंने देखा कि दो पिंगल और पांडु श्वेत के सबसे आगे बढ़कर एक पांति में जा रहे हैं। मतलब पीले सिर दिखाई दे रहा था जिसके ऊपर पीले बाल थे, और एक सिर दिखाई दे रहा था जिसपे क्रीमिश येलो कलर के बाल थे।
तट और नजदीक आ गया। लोग आशा रखते थे कि उनमें से एक आगे निकल जाएगा, किंतु देखा दोनों एक ही पाती में चल रहे हैं। शायद नौकारोहियों में से किसी एक ने उन्हें एक दूसरे को आगे जाने के लिए जोर देते सुना हो। दोनों साथ ही तीर पर पहुंचे। उनमें एक तरुण था और दूसरी तरुणी। लोगों ने हर्ष ध्वनि की। दोनों ने कपड़े पहने। खुली शिविकाओं पर उनकी सवारी निकाली गई। शिविकाएं मतलब खुली पालकियों में उनका जुलूस निकाला गया। दर्शकों ने फूलों की वर्षा की। तरुण तरुणी एक दूसरे को नजदीक से देख रहे थे। लोग उनके तैरने के कौशल को ही नहीं, सौंदर्य की भी प्रशंसा कर रहे थे। किसी ने पूछा, कुमारी को तो मैं जानता हूं, किंतु तरुण कौन है सौम्य? स्वर्णाक्षी पुत्र अश्वघोष का नाम नहीं सुना? नहीं, मैं अपने पुरोहित के ही कुल को जानता हूं। हम व्यापारी इतना जानने की फुर्सत कहाँ रखते हैं। तीसरे ने कहा, अरे अश्वघोष की विद्या की ख्याति साकेत से दूर दूर तक फैल गई है। ये सारे वेदों और सारी विद्याओं में पारंगत है। पहला, लेकिन इसकी उम्र तो 24 से अधिक की न होगी। तीसरा, हाँ इसी उम्र में, और इसकी कविताएं लोग झूम झूम कर पढ़ते गाते हैं, मतलब बहुत छोटी उम्र में ही बहुत विद्वान है। दूसरा, अरे यही कवि अश्वघोष है जिसके प्रेम गीत हमारे तरुण तरुणियों की जीभ पर रहते हैं। तीसरा, हाँ ये वही अश्वघोष है। और कुमारी का क्या नाम है सौम्य? पहला, साकेत में हमारे यवन कुल के प्रमुख तथा कौशल के विख्यात सार्थ वह दत्त मित्र की पुत्री प्रभा। दूसरा, तभी तो ऐसी सुंदरता दूसरों में बहुत कम पाई जाती है। पहला, इसके माँ बाप दोनों बड़े स्वस्थ बलिष्ठ हैं। नारोद्यान में जो विशेष सम्मान प्रकट करते हुए लोगों ने दोनों को तैराकों का परिचय दिया गया, और उन दोनों ने भी लज्जावनत सिर से एक दूसरे का परिचय किया। मतलब लज्जावनत, जैसे हम लोग किसी को दूर से कोई हो तो हम लोग ऐसे झुक के उनको प्रणाम करते हैं आदर सहित, वही भाव है ये। तो आज का ये एपिसोड मैं यहीं विराम देती हूँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और शुरुआती जानकारी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपने उन दिग्गज बहुजन नेता का भाषण सुना हो तो जरूरी समझते हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। बाकी एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। अगले एपिसोड में हम इसके तीसरे दृश्य की तरफ बढ़ जाएंगे। तब तक मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।